नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, आज की क्लास बहुत ही लेट हो रही है। कुछ कारण की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए बात करेंगे आज के क्लास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और ये प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, इस तरह से संपूर्ण कंसेप्ट को निचोड़ तैयार किया गया है। जिस तरह से अभी तक देखा जाए तो 5 तारीख से लेके अभी तक पेपर में पूछे गए पूरा कलेक्शन तैयार किया गया, डाटा तैयार किया गया, मेहनत किया गया। इसके बाद ये प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया ताकि सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट आप लोगों को टॉपिक मिल सके, इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल सके। ठीक है। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर की ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को लिंक दे दी गई है। और इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोगों का क्या फीडबैक मिलता है। कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ नहीं होता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए सभी जानते हैं, अगर सोयाबीन की बात करता है तो मध्य प्रदेश। जी हाँ, एक प्रश्न आया था सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके पेपर में, तो मध्य प्रदेश है। लेकिन कॉफ़ी के उत्पादन की अगर बात करें तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों पर होता है, लेकिन मध्य प्रदेश पर नहीं होता है। और ये आज के पेपर पर पूछा गया प्रश्न है। जी ठीक है। तो कॉफ़ी भारत के 3 क्षेत्रों में पाई जाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिण भारत के पारंपरिक कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र हैं। और इसके बाद देश के पूर्वी तट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों का विकास हुआ है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी है, तो ध्यान देना है। और 2022 का जो बजट है इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो ये बजट से संबंधित क्वेश्चन है। और हो सके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो कल की क्लास में हम जो है मॉर्निंग पे 2022 के बजट के जो टॉप 20 या टॉप 25-30 क्वेश्चन होंगे उनको कर देंगे, क्योंकि इससे 1-2 प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, तो 2-3 जरूर पूछे जाएंगे। जी हाँ, जो क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक आते हैं, 2-3 दिन अक्सर पूछा जाता है। और आज का जो टॉपिक है अंतरिक्ष फिर से रिपीट हुआ। जी हाँ, 8 से 10 प्रश्न जो है आज के पेपर में अंतरिक्ष से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष का वीडियो जरूर देखिएगा, जो हमने 2 वीडियो बनाए हैं, एक 65 प्रश्न का, एक 75 प्रश्न का। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कौन से बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि 1993-94 की बात करेंगे, 22-23 की बात करेंगे, 13-14 की बात करेंगे, 73-74 की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, 1973-74 के बजट को जो है ब्लैक बजट कहा जाता है। देखिए ब्लैक बजट का मतलब क्या होता है? जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज़्यादा होता है तो सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है, और ऐसे बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना। जी हाँ, डेली पेपर का एनालिसिस जरूर देखिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक दे दी गई है। टेलीग्राम में अपना अपना फीडबैक करें, जिनका एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम होगा उनके लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक होता है वह है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, विश्व लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, ईवीएस की बात करें तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीपीय क्षेत्र में किया जाता है। और प्रमुख उत्पादक देशों में अगर क्रम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, इसके बाद गुयाना। और अंत में हम बताएंगे आपको वीडियो के एंडिंग में कि ईवीएस के में कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हार्ड लेवल है वह ईवीएस आ रही है, या पेडागोजी, बाल विकास। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन पाने के लिए, 100 से 110 प्लस का स्कोर पाने के लिए। यहाँ तो 100% लग रहा है कि अगर आ गए तो सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन 100% में कोई चांसेस नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 105 110 से ऊपर जरूर मिलेगा। इक्वेस केवलस वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वेस केवलस वैज्ञानिक नाम। और आज घोड़ा की अगर बात करें, प्रश्न आया हुआ है आपके हिंदी में, पूछा गया था समास में। ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और घोड़ा के पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा के 3 दिए गए पर्यायवाची, एक नहीं था। ठीक है, क्योंकि घोड़ा का नाम आ गया इसलिए हमने हिंदी की भी बात कर दिया। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जी हाँ, कर्नाटक में स्थित एक जोग प्रपात है, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो आपके कावेरी नदी पर बना हुआ है। जी हाँ, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग प्रपात कावेरी नदी की सहायक नदी सरस्वती नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर के आसपास आंकी गई है।
छठा प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी जी, आर के खणमुखम की बात करेंगे या सी डी देशमुख? जी हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले आपके आर की मुखम की बात करेंगे। ठीक है, तो षणमुखम या खडमुखम इसको कह सकते हैं। तो आर के खडमुखम चेट्टी जी, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। लोक और नृत्य और राज्य दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जटान जो नृत्य है वह पश्चिम बंगाल का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, गरबा गुजरात का है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन करगम जो है केरल का नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। देखिए, करगम जो है तमिलनाडु का है। करगम किस नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आपके तमिलनाडु से है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो राई नृत्य सभी लोग परिचित होंगे। जी हाँ, राई नृत्य की बात करेंगे तो करगम जो है तमिलनाडु का प्राचीन एक लोक नृत्य शैली है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और प्रत्येक भाई बहन फीडबैक कीजिएगा, अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा एग्जाम के पहले। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? किस राज्य में? जी हाँ, किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? एक ही आता है, गुजरात। क्यों है? देखिए, भारत में गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, जो कि कितनी है? 1214.70 किलोमीटर तक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है 973, तमिलनाडु 906, महाराष्ट्र 652, केरल 569, उड़ीसा 476 और कर्नाटक 280। इसके बाद पश्चिम बंगाल 157 और गोवा 101। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा पूछा जा रहा है? तटीय रेखा समझ गए होंगे, समुद्री तटीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय गुजरात का नाम आता है। इसके बाद दूसरा अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, नींद की बीमारी जो है स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? ये शायद हम प्रैक्टिस पेपर पर क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो नींद की बीमारी जो है स्लीपिंग सिकनेस जो है किसकी वजह से होता है? तो ट्रिप्नोसोमा। जी हाँ, ट्रिप्नोसोमा जो है यह आपका फिजेजिलाधारी परजीवी प्रोटोजोआ है, जो कि नोंद की बीमारी का कारण है। और ट्रिप्नोसोमा का लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी की आकृति को बिगाड़कर रक्त परिसंचरण तंत्र तथा लसिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये लसिका ग्रंथियों में सूजन का भी कारण बनता है। 10वां प्रश्न है साथियों, कौन से देश का अंतर जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इस देश का नाम बताइए जो अंतर जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। वह है फ्रांस और इंग्लैंड। जी हाँ, फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे जो देश हैं जो विश्व के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां पर समुद्री सुरंग बनाकर रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है। इसे शीरो सटार भी कहा जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ईवीएस में जीके वर्ल्ड लेवल की पूछी जा रही है। कथकली नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई थी? तो कथकली की अगर बात करते हैं, एक ही नाम जिक्र होता है और वह है केरल। जी हाँ, केरल का वेशभूषा सभी लोग कथकली वाला होता है। ठीक है, वेशभूषा भी आप लोग परिचित होंगे। तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति जो आपके केरल राज्य से मानी जाती है। और कथकली जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह अपने आकर्षित कलाकारों को मेकअप, विस्तृत वेशभूषा, विस्तृत इशारों और परिभाषित शरीर की गतिविधियों को एकर प्लेबैक संगीत और पूरक टकराव के साथ तालमेल में प्रस्तुत करने के लिए विख्यात माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? जी हाँ, विश्व लेवल के प्रश्न है, वर्ल्ड लेवल के प्रश्न है, एशिया लेवल के प्रश्न है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ पर स्थित है साथियों? अंडमान द्वीप समूह की बात करेंगे। जी हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। यह पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट या सी बीच कहाँ पर है? जी हाँ, बीच आपने पढ़ा होगा, लेकिन सी बीच सबसे भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मरीना तट अर्थात बीच पर स्थित है। कहाँ पर? मरीना, ये याद रखेगा। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित मरीना तट है, जो कि बीच की बात करेंगे। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट और बीच है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है और यह प्राकृतिक नगरी तट की बात करेंगे।
अगला प्रश्न है डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो डंकन एक पैसेज है जो आपके साथियों दक्षिणी और लिटिल अंडमान, जी हाँ, डंकन पैसेज जो है आपके दक्षिणी एंड लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों फटाफट अंदाज में 30 प्रश्न करेंगे क्योंकि एग्जाम की तैयारी भी करना है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करना है, इसलिए क्वेश्चन टू आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का ऊष्मीय मान अर्थात कैलोरी में समान मात्रा के लिए अधिक है। तो हम बात करेंगे मक्खन, जी हाँ, मक्खन है। अगर देखा जाए मक्खन ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका ऊष्मीय मान जो है कैलोरी में समान मात्रा के लिए अधिक होता है। ठीक है, बाकी सेब, पनीर आपका जो शर्करा दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं 10 से 11 मिनट में, और अगले 10 मिनट में टोटल यह प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर लेंगे। और अंत में बात भी करेंगे, अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है तो ईवीएस में बताएंगे आज के टॉपिक पर क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दाद रिंग वार्म किसके रोग द्वारा फैलता है। एक रोग से भी आज प्रश्न आया हुआ है, जी हाँ, रोग से एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रोग वाले भी प्रश्न लगभग जो है आपके एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट से प्रश्न आया हुआ है, मृदा मिट्टी से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दाद रिंग रोग जो है किसके द्वारा फैलता है, सभी जानते हैं, कवक, जी हाँ, दाद रिंग वार्म रोग कवक जनित है जिससे त्वचा के ऊपर गोल आकृतियां निर्मित होती, चकता जैसे हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादातर होता है, जिससे खुजली होती है, और ट्राइकोफाइटीन और माइक्रोकोकस जाति के कवक इस रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। गोबी, सहारा, थार, अटाकामा, जी हाँ, भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा या एटीपी की बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा अर्थात इकोसिस्टम में एनर्जी का अगर स्रोत की बात करें वो होता है सूर्य। जी हाँ, सन ऑफ सरदार सूर्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सी कृषिगत गतिविधि हमारे जल स्रोतों अथवा संसाधनों को प्राथमिक रूप से प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। आपका पशु खादें, उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग, या वनों का विनिष्टीकरण। ये आपके ऑप्शंस दिए गए। देखिए, कृषिगत गतिविधि जो हमारे जल स्रोतों अथवा संसाधनों को प्राथमिक रूप से प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है वह है रासायनिक खादों का प्रयोग और रासायनिक कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जिम्मेदार है। तो बी और सी वाला देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला ही ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा सा न्यारा सा प्रश्न है और प्यारे प्यारे भाइयों का, ठीक है, न्यारे न्यारे भाई बहन का कमेंट भी प्यारा प्यारा होना चाहिए, फीडबैक ही होना चाहिए कि विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, विटामिन बी समूह में एक नियासिन विटामिन होता है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वह होता है पैलाना। जी हाँ, पैलाना, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अटपटे ही आएंगे ईवीएस में, ध्यान दीजिएगा। केवल 5 से 6 प्रश्न आपको सरल मिलेंगे, बाकी अटपटे ही मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस ही मिलेगा। ठीक है, जिम आज पार्क से 2 प्रश्न आए हुए हैं। जी हाँ, आज जो है पार्क से एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब। तो 2-3 उम्मीद है कि कल भी आएगा प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से। राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा आपको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों कहाँ पर स्थित है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, उत्तराखंड की नगरी, जी हाँ, फूलों की घाटी। जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। प्रश्न आ गया कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य का नाम बताइए, वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फ्रॉम उत्तराखंड। जी हाँ, यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस वर्ष में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ है। जी हाँ, मानव हृदय प्रत्यारोपण 1959, 1967, 72, 55।
तो किस वर्ष में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ? जी हाँ, बायोलॉजी से भी प्रश्न कभी कभी पूछ ली जाता है, किसी दिन पूछा जाता है, किसी दिन नहीं पूछा जाता है। तो किस वर्ष में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ है? वह आपका वर्ष साथियों 3 दिसंबर 1967। जी हाँ, 3 दिसंबर 1967 को 53 वर्षीय लुइस वाशकॉन्स्की की केप टाउन अर्थात दक्षिण अफ्रीका के ग्रोट स्क्यूअर अस्पताल में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? सभी कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। देखिए, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। किसी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। राज्य के जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्य द्वारा नियुक्त करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 3 वर्ष की आयु होना चाहिए, यह कथन हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो, द्वितीय उसकी 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया कि 30 वर्ष से आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, और हमने देखा है यूपी एमपी के, ठीक है, एक ही राज्यपाल थे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है, तो राष्ट्रपति के हाथों राज्यपाल की डोर रहती है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातृश्री पुस्तक लिखी है? जी हाँ, मातृश्री पुस्तक जो है किस लोकसभा के अध्यक्ष ने लिखी है? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी जी, या वर्तमान में जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो मातोश्री पुस्तक लिखने वाले आपके सुमित्रा महाजन हैं। जी हाँ, जो पूर्व आपके अध्यक्ष रही हैं। तो मातोश्री नामक पुस्तक लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित है। यह पुस्तक अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है। मातोश्री नोट कर लीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी मित्रों को। जी हाँ, सभी मित्र कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एग्जाम को फतेह करना है। एनर्जी को दुगुना 4 गुना कीजिए, रात दिन तैयारी कीजिए, लेकिन सिलेक्शन लेके आइए। अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, यह आपका दायित्व है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वह साथियों राष्ट्रपति है। देखिए, एक लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी होगी, कि हम गरीब पैदा होते हैं, ठीक है, गरीब पैदा होते हैं, ये ऊपर जिम्मेदारी है भगवान की है, लेकिन गरीब मरते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ये ध्यान दीजिएगा, गरीब पैदा होना भगवान की है, लेकिन गरीब मरना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मेहनत कीजिए, सफलता पाइए और वो सब कुछ पाइए जो आप उसके लिए हक है, आपके लिए पॉसिबल है और आपके लिए तैयार है, और रास्ता भी तैयार है। केवल आपको रनिंग करना है, दौड़ना है और उस लक्ष्य को हासिल करना है जो आपका सपना है, जो ड्रीम्स है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आप देखते होंगे जब भी पहले जिस पार्टी के आपके ठीक है पार्टी के सीटें होती हैं, पहले राज्यपाल उनको बुलाता है, उनको ठीक है कि आप अपना जितना होता है कि इतनी सीट होनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, अपनी सरकार दावे करने के लिए, तो दावेदारी करने के लिए राज्यपाल पहले उसी को बुलाता है, उस पार्टी को बुलाता है जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं। ठीक है,
तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में आपातकाल का जो है प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है तथा जर्मनी के वाइमर संविधान से भी लिया गया है। राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना मात्रा में परिवर्तन कर सकता है? जी हाँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति जो है क्षमादान शक्ति के द्वारा, तो वह है परिहार। जी हाँ, राष्ट्रपति परिहार क्षमादान शक्ति के तहत जो है सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, जो वह है परिहार। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की विभिन्नता के कारण या पर्यावरण की विभिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है और वह 6 भौगोलिक जो प्रदेश हैं वह आपको बताना है। तो वह आपके हैं इथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, पैलियोआर्कटिक, नियो आर्कटिक और नियोदापिकल। ये छठों हैं। तो ABCD E वाला हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, F नहीं होगा। ठीक है, F नहीं आपका, बाकी ABCDE ये पाँचों जो है आपके पर्यावरण की भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों के 6 हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसमें नियोदापिकल आपका नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन सी विधियां जो है प्रचलित हैं? तो पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की निर्देशित खोज, सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी, तो ये तीनों हैं। और अगर बात करें, देखिए आपको देखिए अंतरिक्ष का टॉपिक, ग्रह का टॉपिक और स्पोर्ट का अगर बात करें, देखिए बजट 2022 से अगर वो मिल जाए, अगर बताइएगा तो हम कल की क्लास में 2022 का बजट के क्वेश्चन कर देंगे जो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है। मंगल ग्रह से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चंद्रयान के बारे में अब नहीं पूछा जा रहा, लेकिन उसको भी पढ़ लीजिएगा। चंद्रयान और चंद्रमा और मंगल ग्रह के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मंगल ग्रह का पर जो है या मंगल ग्रह पर खनिज लवण की खोज किस देश ने की, ऐसा जापान। अंतरिक्ष के देखिए वर्ल्ड लेवल को पढ़ना है, भारत भर की नहीं। ठीक है, तो अंतरिक्ष का वर्ल्ड लेवल पर पढ़ लेना है। और पेडागोजी की बात करें, आपके जीन पियाजे जी, थांडाई, कोहलर, वाइगोस्की, ठीक है, जो हम बताए हैं ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। और साइकोलॉजी से संबंधित मनोविज्ञान से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, परिभाषा से 1 ही 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, IQ, सिद्धांत, बुद्धि, ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उनके डिटेल के साथ सिद्धांतों को डिटेल के साथ पढ़ के आइए। और NSS में हमने आपको बताया भी था, गणित सारी चीज़ें बात कर चुके हैं NSS पर। ठीक है, ये टॉपिक को कवर कीजिए। जिनका कल सुबह एग्जाम है, ऑल द बेस्ट है। माँ सरस्वती जी से अभिनंदन, प्रार्थना है कि आप लोग जो दिल से सपना लेके जा रहे हैं, मेहनत किए हैं, वो सफल आप लोग अवश्य होंगे, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।